Fascism was an intensely nationalistic, anti-communistic, anti-democratic movement which served as a model to dictatorial regimes in Italy and Germany. इटली और जर्मनी मेजर सेंटर है फॉर द राइज ऑफ दीज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप अगर राइज हो रही है, अगर शुरू हो रही है, तो मेजर जो दो जगह हैं दुनिया की जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे डिक्टेटरशिप के बारे में बात करते वक्त, वो इटली होगी या तो जर्मनी होगा। ठीक है, यही दोनों सेंटर बने थे ऑफ दीज डिक्टेटरशिप्स। क्या हुआ था, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फासिज्म। फासिज्म कुछ और नहीं है, फासिज्म एक तरीके की डिक्टेटरशिप ही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। तो क्या है, फासिज्म इमर्ज्ड एज अ मूवमेंट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन पीरियड, नॉट ओनली ओके, फासिज्म इमर्ज्ड एज अ मूवमेंट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन पीरियड नॉट ओनली टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट बट ऑल्सो टू टैकल द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंटेड इन इटली। क्या हुआ, ये जो फासिज्म था ये सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि जो देश था उस पर एक्सटर्नल एग्रेशन बन रहा था, बाहरी दबाव। अब ये बाहरी दबाव क्यों बनेगा नेशन पे, बेसिकली बिकॉज जब अब ये चीज है कि जब बाहरी देशों को पता है कि जर्मनी है या इटली है, इंटरनली इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। बाहर से वो जितना दिख रहा है कि इट इज़ अ वेरी बिग नेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टेरिटरी, बहुत देश हैं, बहुत देशों के टुकड़े छोटे छोटे बहुत सी टेरिटरीज हैं, लेकिन अंदर से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन पूरी तरीके से शैटर्ड है। जब ऐसा होगा, जब बाहरी, तो ऐसे में क्या होने लगता है, बाहरी दबाव देश पे बना रहता है कि अगर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया या फिर कोई पॉलिसी उसके अगेंस्ट चला दी, या कोई चीज़ कोई ऑब्लिगेशन उनको दे दी कि तुम्हें ये बात माननी है, तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं खड़े हो पाएंगे। या तो वो उनकी बात मानेंगे या तो फिर वो अपनी पूरी पावर वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेंगे। तो ऐसे उनको दब के रहना पड़ता है उस देश को, और उस देश को एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, जो हमारा जो देश का प्रेस्टीज और डिग्निटी है, वो कहीं कम ना हो जाए, कुछ ऐसे डिसीजंस ना आ जाए हमारे देश को लेकर के। तो इस ऐसे में जल्दी से जल्दी पावर रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है जब ऐसे देश बिखर रहा होता है। और ऐसी ही कंडीशन में फैसिज्म आया था। फिर चाहे वो इटली हो चाहे वो जर्मनी हो, वो चीज़ दोनों के लिए बदलेगी नहीं। कंडीशन दोनों की ही सिमिलर थी, क्योंकि दोनों ही लूजिंग पावर में थी, दोनों ही हारे थे वर्ल्ड वॉर वन में। इसीलिए इन दोनों देशों को बहुत चीज़ें पहले तो उन्होंने मान ली, क्योंकि जब इंसान कमज़ोर होता है तो फिर जो डोमिनेंट लोग होते हैं, जो डोमिनेंट पावर्स होती है, उसके आगे उसको उस टाइम थोड़ा दब के रहना पड़ता है। बट समय के साथ जब वो स्ट्रांग होते हैं तो फिर वो पावरफुल होके निकल के आते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, जैसे कि देश करते ही हैं। तो इटली और जर्मनी ने भी वही किया। दे जस्ट स्टार्टेड टू रीस्टोर देयर पावर, रीस्टोर देयर प्रेस्टीज, रीस्टोर देयर डिग्निटी, एंड फॉर दैट दे वांटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर पीपल। कंट्रीब्यूट वो लोग कैसे करेंगे, फासिज्म को मान के, फैसिज्म को प्रमोट करके, उनकी पॉलिसीज को प्रमोट करके वो चीज़ होने लगी। डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। व्हाट वाज द डिसकंटेंटमेंट? इटली joined the allies in the first world war to gain the territories of Turkey and Germany, but by the treaty of Versailles she could get only southern Tyrol and Trentino and the coastal regions of Dalmatia. She could get no part of the जर्मन एंड तर्किश कॉलोनियल एम्पायर। उसको जर्मन और तर्किश कॉलोनियल, ऐसे सिंपली अगर हम जाने तो बहुत सी ऐसी टेरिटरीज थी जिसको इटली लेने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया बहुत बड़ा। उसके सारी आशाएं जो है मिट्टी में मिल गई, सब खत्म हो गई जब उसे पता चला कि इट कैन नॉट गेट एनी टेरिटरीज। उल्टा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होने लगे। इट वाज प्रूव्ड गिल्टी ऑफ एग्रेशन। ऐसे किया जा रहा था लूजिंग पावर्स के साथ। Economic crisis. Italy suffered heavy losses in terms of life and property in the First World War. After the war, many soldiers became unemployed. Unemployed हो गए soldiers। अनएम्प्लॉयड क्यों हो गए? क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पा रहा है, जब मिलिट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, सोल्जर्स को सैलरीज पे हो नहीं पाएंगी, तो सोल्जर्स ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे।
टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का ही दे सफर्ड ग्रेट लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वॉर है तो ये तो हम आंख बंद करके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Trade and commerce were ruined, leading to large scale unemployment. There was a shortage of food grains. ट्रेड और कॉमर्स पूरी तरीके से डिक्लाइंड, बिल्कुल ही उनका जो है मैनेजमेंट था वो पूरी तरीके से वर्ष पे वर्ष होता चला जा रहा था, खराब पे खराब होता चला जा रहा था। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज, अनाज तक की कमी हो गई थी, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी। देयर वाज स्टारवेशन, इतनी बुरी कंडीशन है। सबसे बुरी कंडीशन ये होती है कि लोग खाने या पानी के लिए तड़प रहे हैं, नॉर्मल अपनी बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक जो उनको नीड्स होती हैं उसके लिए जब लोगों को परेशानियाँ होने लगी। और ऐसा तब होता है इन द स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर, बेसिकली डिज़ास्टर, इंटरनेशनल टेंशन या फिर नेशनल पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऐसा होता है। जब आप इन कंट्री के अंदर टेरिटरीज में लड़ाई हो तो वो चीज़ें होती हैं। Political instability. Democracy was introduced in Italy for the first time in 1919. Elections failed to give a clear majority to a single party. As a result, there was a competition. The complete instability in the country, and between 1919 to 1922, 6 coalition governments were formed in Italy. The various political parties had different policies and programs, and there was no continuity in their policies. They were unable to deal effectively with the problems of unemployment, strikes, riots, which took place during 1921 to 22. This situation was fully exploited by the fascists under the leadership of Mussolini, who promised the people a strong national government.